नितिन नवीन ने कहा है कि बांकीपुर और दतिया में अपेक्षित जनादेश नहीं मिला, जिस पर पार्टी पूरी तरह से गंभीरता से आत्ममंथन करेगी। नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच आकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने की कोशिश करेगी। बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से शिकस्त दी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। पीके ने ध्वस्त किया बीजेपी का अभेद्य किला। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में उस किले को ध्वस्त किया जो 30 साल से अभेद्य बना हुआ था। एक ऐसी सीट जो लालू राज में भी बीजेपी के पास थी, जहां से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता भी 4 बार इस सीट पर चुनाव जीते थे। उस बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया और 50% वोट हासिल किए। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले और 34% वोट ले पाए। जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले, जो कि कुल वोट का 11% है। उपचुनाव में धमाकेदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वही आरोप लगाए जो कि चुनाव प्रचार के दौरान लगाते थे। उन्होंने बीजेपी आलाकमान को बिहार के सीएम बदलने की भी नसीहत दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए। प्रशांत किशोर की पत्नी भी जीत के बाद जश्न मनाती दिखी। उन्होंने रिजल्ट को बिहार में बदलाव की शुरुआत बताया। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता ही। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में भी हार गई। खुद बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार को अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर से कम वोट मिले। चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आत्ममंथन करने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। और इस वक्त संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वही ले चलते हैं। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा
कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज भी वो पार्लियामेंट शायद चलने नहीं देंगे। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया, अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई। मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यह सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ बिल्स का नाम लूंगा जो बिल पास हो गए हैं, लोकसभा में पास हो गए हैं, मगर उन पे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई है। पास होना अनिवार्य था क्योंकि जनता का कार्य है, चर्चा नहीं हुई, जनता अनभिज्ञ है कि इन बिलों में क्या है, इस कानून में क्या प्रावधान है, जनता को कैसे लाभान्वित किया जाएगा। कल ही मैं सदन में मौजूद था, वोटिंग होके पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को लेकर जो केस पेंडेंसी इत्यादि है, उसे कैसे समाप्त की जाए, ये इतना बड़ा रिफॉर्म देश लेके आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को और ऑपोजिशन को। और हम सब, भूल जाइए कि मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मगर हिंदुस्तानी तो हूं, हम सबको यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े मसले पर हिंदुस्तान में वार्ता जानी चाहिए कि नहीं, लोगों को यह विषय पता होना चाहिए कि नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, कितने दिनों के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जन्म और मृत्यु ये निरंतर प्रोसेस है जो देश में और विश्व में चलता रहता है, उसको लेकर नागरिक अपने अधिकारों को किस प्रकार वो प्रयोग करें, क्या नया कानून आया, 1 मिनट की भी चर्चा नहीं होने दी कांग्रेस पार्टी और उनके अनुयायी दलों ने। क्या संदेश जा रहा है देश में? क्या यह विषय गंभीर है या नहीं है? कल निर्मला जी मौजूद थी, मेरे सामने ही चर्चा चल रही थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। ये कितना बड़ा रिफॉर्म है। सभी का सरोकार बैंकिंग से है, मगर बैंकिंग से सरोकार रखने वाले भारत की जनता को द बैंकर बुक्स रिफॉर्म बिल के बारे में कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां हुड़दंग मचा हुआ है। और हुड़दंग भी कैसा? अगर हुड़दंग के पीछे सबके तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑपोजिशन में नहीं थे, हम ऑपोजिशन में थे, हमने भी ऑपोजिशन के नाते जो अपना दायित्व था उसका निर्वहन किया, मगर
ऑपोजिशन के नाते पूरे देश के साधु संतों का अपमान करना, साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना। श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। एक साधु को घसीटना, साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है? कहीं ना कहीं ये अंतर मन के अंदर गांव में ये खबर पहुंचाती है कि सारे साधु चोर हैं। जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो चोर हैं, जो चंदन और टीका लगाते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं, वो चोर हैं। चोरों को पकड़ो और उन्हें पीटो। क्या किसी भी धर्म में, यह तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का देश है, क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं, विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है। समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के अहंकार के बोल हो, चाहे झारखंड के छात्रों की अनसुनी आवाज हो और उसको सिलेक्टिव रूप से ऑपोजिशन उठा रही हो, तो इस वक्त संसदीय दल की बैठक चल रही है, एनडीए संसदीय दल की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं और तमाम एनडीए के सांसद इस वक्त वहां पर बैठे हैं। ये बैठक, आपको बता दें कि लगातार तीसरे मंगलवार ये बैठक चल रही है। मंगल मिलन का इसे नाम दिया गया। कुछ देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे संबित पात्रा की, जिन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को घेरा, विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड की बात की और अब ये संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई।